प्रोनाउन का ऑलरेडी 3 क्लास हो चुका है। उसमें मैंने रूल नंबर 10 तक समझा दिया है। अभी आज रूल नंबर 11 से शुरू करेंगे और प्रोनाउन का टोटल जो रूल्स है 23 वो आज कंप्लीट हो जाएगा। रूल नंबर 11, whose is used for person and which is used for lifeless object or animals। इसका मतलब क्या है? whose का यूज़ कहाँ होगा, whose इस्तेमाल कहाँ होगा? whose इस्तेमाल होगा पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए, और which यूज़ होगा इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब जिसमें लाइफ नहीं है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए हमारा which यूज़ होगा। एग्जाम्पल, सुमन मैरिड सुनीता whose daughter is she। यहाँ पे whose मतलब किसका लड़की है वो। यहाँ पे whose किसका बारे में बोल रहा है? सुनीता का पिताजी के बारे में बोल रहा है। तो whose daughter, whose मतलब व्यक्ति के बारे में बोल रहा है। तो सुमन मैरिड सुनीता whose daughter is she। यहाँ पे whose मतलब व्यक्ति के बारे में बोला जाता है। whose का यूज होगा हर समय व्यक्ति के लिए। This is the pen which my friend presented me on my birthday। तो यहाँ पे which का यूज कहाँ हो रहा है? पेन के लिए यूज हो रहा है। तो पेन क्या है? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या लाइफलेस ऑब्जेक्ट भी बोला जा सकता है। तो दिस इज द पेन which, जिसको मेरे दोस्तों ने दिया मेरा जन्मदिन पर। तो which का यूज़ कहाँ हो रहा है? which का यूज़ हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रहा है। तो whose होगा व्यक्ति के लिए और which होगा ऑब्जेक्ट के लिए। रूल नंबर 12, each other is used for 2 person and one another is used for more than 2 person। ईच अदर हर समय 2 व्यक्ति के लिए यूज होगा और वन अनदर होगा 2 से अधिक के लिए। जैसे द 2 ब्रदर्स हेल्प ईच अदर। यहाँ पे 2 ब्रदर्स है तो 2 होने के कारण क्या होगा? ईच अदर होगा। एग्जाम में क्या देगा? 2 ब्रदर्स हेल्प वन अनदर, वो गलत हो जाएगा। 2 ब्रदर्स हेल्प वन अनदर, वो गलत हो जाएगा। द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास शुड रेस्पेक्ट वन अनदर। एक क्लास में 2 से ज़्यादा स्टूडेंट है तो इसीलिए क्या होगा? द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास शुड रेस्पेक्ट वन अनदर, एक दूसरे को। तो वन अनदर होगा जहाँ पे 2 से अधिक है। द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास शुड रेस्पेक्ट ईच अदर होने से ये गलत हो जाएगा। रूल नंबर 13 में द प्रोनाउन आफ्टर प्रेपोजिशन इज ऑलवेज इन द ऑब्जेक्टिव केस। मैंने पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव केस बताया था। ऑब्जेक्टिव केस का कुछ वर्ड क्या है? जैसे मी, आस, हिम, हर, देम और हुम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड है मी, आस, हिम, हर, देम और हुम। तो यहाँ पे ही इज एक्स्टम टू मी। एक्स्टम मतलब जान पहचान, मेरे से उसका जान पहचान है। ही इज एक्स्टम टू मी, मैं उसको चीनता हूँ, पहचानता हूँ। तो ही इज एक्स्टम टू मी, यहाँ पे अगर होता ही इज एक्स्टम टू आई, वो गलत होता। शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। यहाँ पे हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। ठीक है, तो हर समय प्रेपोजिशन के बाद जो केस रहेगा, वर्ड रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड रहेगा। ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड प्रेपोजिशन के बाद यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हु डिनोट सब्जेक्ट एंड हुम डिनोट्स ऑब्जेक्ट। हु किसके बारे में बताएगा? सब्जेक्ट के बारे में बताएगा। और हुम किसके बारे में बताएगा? ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। एक चीज इजीली समझ में आ जाएगा, हु के बाद कभी भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है और हुम के बाद हर समय एक ऑब्जेक्ट रहेगा। हु के बाद कभी भी कोई
ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा और whom के बाद एक ऑब्जेक्ट रहेगा जो whom का डिस्क्राइब करेगा। He is the man who they thought was dead. He is the man, वो है वो आदमी जिसके बारे में सबने सोचा कि वो मर गया है। They thought was dead. तो यहाँ पे जो हु वाला सेंटेंस है उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हु के बाद। ही इज द मैन हु दे थॉट वाज डेड। ही इज द मैन हुम दे से द पुलिस अरेस्टेड। यहाँ पे हुम के बाद क्या है? पुलिस है। तो पुलिस क्या है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो ही इज द मैन हुम दे से द पुलिस अरेस्टेड। हुम मतलब जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो हुम का क्या होगा? हुम के बाद जरूरी एक ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। ही इज द सेम पर्सन हुम आई वांटेड टू मीट। यहाँ पे देखो हुम के बाद आई है। आई क्या है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही इज द सेम पर्सन हुम आई वांटेड टू मीट। नंबर 15 में when the same person is the subject and the object it is necessary to use reflexive pronoun। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पहले भी बताया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जिसके साथ सेल्फ होगा। सिंगुलर होने से सेल्फ होगा और प्लूरल होने से सेल्फ्स हो जाएगा। सेल्फ्स, SELVES। तो मैंने मुझको, तुमने तुमको, ऐसा बताने के कारण वो माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ इसका यूज होता है। एक ही आदमी जो सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, तब ऑब्जेक्ट के जगह पे क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। ऑब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड नहीं बैठेगा, वहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बैठेगा। जैसे आई कट माई सेल्फ शेविंग दिस मॉर्निंग। मैंने मेरे को, तो इस बात को बताने के लिए क्या हो रहा है? मैंने मेरे को, आई कट माई सेल्फ शेविंग करते वक्त आज सुबह। तो मैंने मेरे को, आई कट माई सेल्फ, ठीक है। ही पनिश्ड हिमसेल्फ, उसने उसको क्या दिया? पनिशमेंट दिया। किस लिए? झूठ बोलने के लिए। तो ही पनिश्ड हिमसेल्फ फॉर टेलिंग लाइज। यहाँ पे उसने उसको बताने के लिए, दे होने से फिर क्या हो जाएगा? देमसेल्फ्स हो जाएगा। उसी तरह से हर एक वर्ड का सिंगुलर रहेगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंगुलर होगा, और प्लूरल होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। रूल नंबर 16, प्रोनाउन ज्वाइन बाय एंड रिमेन इन द सेम केस। प्रोनाउन जब एंड से ज्वाइन होगा तो दोनों प्रोनाउन एक ही केस का होगा। एक सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस, ऐसा नहीं होगा। दोनों एंड से अगर कनेक्टेड होगा तो दोनों प्रोनाउन सेम केस का होगा। जैसे ही एंड शी आर ब्रदर एंड सिस्टर। ही एंड हर नहीं होगा कभी भी। ही है सब्जेक्टिव केस और शी भी है सब्जेक्टिव केस। लेकिन मैंने अगर वहाँ पे ही एंड हर आर ब्रदर एंड सिस्टर हो जाएगा तो ही सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, हर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो ऐसे गलत होता है। ही एंड आई आर फ्रेंड्स, मैं कभी भी नहीं लिख सकता हूँ ही एंड मी आर फ्रेंड्स। मी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस का वर्ड हो जाएगा। तो इसीलिए ही एंड आई। और एक बात यहाँ पे बताना है, 16 का एग्जाम्पल नंबर 2 में आई एंड ही कभी नहीं होगा। ये भी याद रखना है, आई एंड ही कभी नहीं होगा, क्योंकि पहले अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन में बताया था कि 2, 3, 1, पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे इस सेंटेंस में ही एंड आई आर फ्रेंड्स में यहाँ पे सेकेंड पर्सन नहीं है, तो इसीलिए क्या है? थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है। तो 2, 3, 1 ये याद रखना है ऑर्डर ऑफ द प्रोनाउन। इसमें हर समय सेकेंड पर्सन पहले होगा, उसके बाद थर्ड पर्सन होगा और उसके बाद फर्स्ट पर्सन होगा। यहाँ पे अगर ये सेंटेंस आई एंड ही होता तो ये भी गलत होता, ठीक है। दोनों ही सब्जेक्टिव केस का वर्ड लेना है और उसका अरेंजमेंट भी 2, 3, 1 के ऑर्डर में होगा। रूल नंबर 17, when pronoun of second and third person are used as subject, the pronoun following them will be according to the second person pronoun। सेकेंड और थर्ड पर्सन होने से उसके साथ जो प्रोनाउन होगा वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? वो सेकेंड पर्सन के ऊपर निर्भर करेगा। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पर्सन होगा।
यहाँ पे 2 और 3 है, अभी अरेंजमेंट आपको बताया, जो 2 और 3 सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन रहेगा तो इसके साथ जो प्रोनाउन होगा वो सेकंड पर्सन के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे यू एंड ही मस्ट ब्रिंग योर बुक, अभी यू एंड ही मस्ट ब्रिंग डैश बुक रहेगा और 4 ऑप्शन रहेगा, जैसे योर बुक, हिज बुक, हर बुक, देयर बुक। अभी उसमें से क्या होगा, योर बुक होगा। क्यों योर बुक होगा, क्योंकि सेकेंड पर्सन यू है इसीलिए योर होगा। वहाँ पे यू एंड ही मस्ट ब्रिंग हिज बुक ऑप्शन में रहेगा हिज बुक, लेकिन हिज बुक गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि सेकेंड और थर्ड पर्सन होने से उसके साथ जो प्रोनाउन होता है वो सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंगली होता है। तो सेकेंड पर्सन क्या है, यू है, इसीलिए क्या हो गया, योर बुक हो गया। ठीक है ना। देयर बुक भी नहीं होगा, सेकेंड पर्सन के ऊपर रिलेट करेगा, सेकेंड पर्सन के ऊपर अकॉर्डिंगली सेकेंड पर्सन के ऊपर होगा। ठीक है। रूल नंबर 18, when pronoun of second and first person and third and first person are used as subject, the pronoun following them will be according to the first person plural form. हाँ, अभी क्या है 2 3 1, 2 3 1 में 3 निकल गया, 3 and 1 उसमें 2 निकल गया। तो अगर प्रोनाउन सेकेंड और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंगली होगा या थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंगली होगा, तो क्या होगा, उसके साथ जो प्रोनाउन होगा वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल है वी या आवर। यू एंड आई मस्ट ब्रिंग आवर बुक, अभी एग्जाम्पल में क्या दे देगा, ऑप्शन में क्या दे देगा, हिज बुक, हर बुक, देयर बुक, आवर बुक, योर बुक, तरह तरह का दे देगा, लेकिन होगा क्या, फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म। यू एंड आई मस्ट ब्रिंग आवर बुक होगा, हिज बुक या हर बुक या देयर बुक नहीं होगा। आई का प्लूरल फॉर्म क्या है, आवर, इसीलिए फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म होगा। अगर थर्ड पर्सन रहता तो क्या होता है, ही एंड आई मस्ट ब्रिंग, ही एंड आई मस्ट ब्रिंग आवर बुक। अगर थर्ड पर्सन पहले होता तो ही एंड आई होता, ही एंड आई मस्ट ब्रिंग, उसमें भी क्या होता, आवर बुक होता। रूल नंबर 19 में क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द टू बी वर्ब व्हेन एक्सप्रेस बाय ए प्रोनाउन शुड बी इन द सब्जेक्टिव केस। हाँ, टू बी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, जैसे वाज, वेर, एम, आर, इसके बाद जो प्रोनाउन रहेगा वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रहेगा। जैसे सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जैसे आई, वी, ही, शी, दे और हु। आई, वी, ही, शी, दे और हु, ये वर्ड है सब्जेक्टिव केस का वर्ड। अभी इट वाज ही हु डिड इट, इट वाज ही, इट वाज हिम नहीं होगा, इट वाज ही हु डिड इट। हिम होने से क्या हो जाएगा, हिम ऑब्जेक्टिव केस है इसीलिए ही होगा, इट वाज ही हु डिड इट। इफ आई वेर ही आई वुड नॉट हैव गॉन देयर, मैं अगर वो होता मैं वहाँ पे नहीं जाता। तो इफ आई वेर ही, तो आई के साथ वेर कब यूज होता है, जब एजम्पशन होगा, जब एजम्पशन होगा, एज्यूम करेगा, मैं अगर उसके जगह पर होता, इफ आई वेर ही, मैं अगर चिड़िया होता, इफ आई वेर ए बर्ड, इसको इंग्लिश में सब्जंक्टिव मूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जंक्टिव मूड। तो आई जब विश करेगा या आई एज्यूम करेगा, आई कल्पना करेगा, तो उसके साथ क्या होता है, वेर होता है, और वेर होने के बाद उसके साथ जो प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। इफ आई वेर ही आई वुड नॉट हैव गॉन देयर। ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 20, which is used in place of who when we are referring to a choice between two or more than two things or person। जब भी दो या दो से अधिक के बीच में कोई चॉइस होगा या कोई सिलेक्शन होगा तो हु के बदले which यूज होगा। फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति या चीज़ के बीच में कोई चॉइस होगा
तो हर समय हु के बदले में व्हिच यूज होगा। जैसे ऑफ द टू सिस्टर व्हिच इज मोर इंटेलिजेंट, ऑफ द टू सिस्टर्स हु इज मोर इंटेलिजेंट नहीं होगा। मैं किसी को पूछता हूँ कि तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है, तब क्या होगा, हु इज योर फादर, हु इज योर फादर, तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है, हु इज योर फादर। अगर दस दस आदमी खड़ा है, मैं उसमें से बोलूँगा तुम्हारा पिताजी कौन सा है, तुम्हारा पिताजी कौन सा है, तो ये बताने के लिए, क्योंकि 10 आदमी में एक जन का सिलेक्शन हो रहा है जो कि राम का पिताजी है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हु के बदले में क्या हो जाएगा, व्हिच होगा। ऑफ द टू सिस्टर्स व्हिच इज मोर इंटेलिजेंट, कौन सा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसमें हु नहीं होगा, व्हिच होगा। व्हिच इज योर फादर इन द क्राउड, अभी 10 आदमी खड़ा है, उसमें से तुम्हारा पिताजी कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, हु इज योर फादर इन द क्राउड, ये गलत इंग्लिश है, क्या हो जाएगा, व्हिच इज योर फादर इन द क्राउड, व्हिच होगा। ठीक है, व्हिच इज द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इन योर क्लास, अभी 2 स्टूडेंट है, दो में से कौन सा ज़्यादा बेटर है, तो इसको बताने के लिए क्या होगा, व्हिच का इस्तेमाल होगा। हु इज द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ये गलत इंग्लिश है, व्हिच इज द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इन योर क्लास होगा। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस में अगर ऑफ द टू होगा, सेंटेंस के बीच में अगर ऑफ द टू होगा, तो उसके पहले जो एडजेक्टिव होता है वो कंपैरेटिव डिग्री में होगा और उसके आगे दी होता है। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के आगे दी होगा, कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के आगे दी नहीं बैठाते हैं, दी बेस्ट होता है, दी बेटर नहीं होता है। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में ऑफ द टू रहेगा तो उसके आगे जो एडजेक्टिव होगा वो कंपैरेटिव डिग्री पे होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा, यहाँ पे बेटर हुआ है, और उसके आगे क्या बैठेगा, दी बैठेगा। इसीलिए व्हिच इज द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इन योर क्लास, द बेटर होगा। यहाँ पे एरर के लिए बेटर के आगे द हटा देगा, ये भी एरर है, व्हिच इज बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ये भी गलत है। तो वहाँ पे क्या होगा, हमको दोनों चीज़ देखना है कि ऑफ द टू है तो व्हिच होगा, क्योंकि दो के बीच में सिलेक्शन हो रहा है तो व्हिच होगा, और ऑफ द टू है तो एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में होगा और उसके आगे क्या होगा, द का यूज होगा। इट इज यूज फॉर चिल्ड्रेन और बेबीज, चिल्ड्रेन या बेबीज के लिए क्या यूज होगा, इट यूज होगा। द बेबी वॉज क्राइंग फॉर इट्स मदर, हम लोग क्या लिखते हैं ज़्यादातर, द बेबी वॉज क्राइंग फॉर हिज मदर, ये गलत इंग्लिश है। बेबी के लिए हर समय क्या होगा, इट्स यूज होगा। दिस और दैट, रूल नंबर 22 में दिस और दैट यूज होगा काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ के साथ, नाउन प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन दीज या दोज, दीज या दोज इटसेल्फ प्लूरल है, इसीलिए उसके साथ क्या होगा, काइंड्स ऑफ होगा और शॉर्ट्स ऑफ होगा, वहाँ पे भी नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे दिस काइंड ऑफ पीपल आर पुअर, दिस होने से क्या हो जाएगा, काइंड हो जाएगा, क्योंकि दिस सिंगुलर है इसीलिए काइंड भी क्या है, सिंगुलर है। ऑफ पीपल, पीपल प्लूरल है, और आर पुअर, ठीक है। दो शॉर्ट्स ऑफ बुक्स, दो है इसीलिए शॉर्ट नहीं होगा, वहाँ पे शॉर्ट्स होगा। दो शॉर्ट्स ऑफ बुक्स आर यूजफुल, अभी हमको देख लेना है दोनों सिंगुलर, मतलब दीज है तो काइंड है, दोज है तो काइंड्स है, तो ये ख्याल रखना होगा कि सिंगुलर है तो उसके साथ काइंड होगा या शॉर्ट होगा, और प्लूरल है दीज या दोज है तो उसके साथ क्या हो जाएगा, काइंड्स हो जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा। बाकी नाउन और वर्ब दोनों केसेस में क्या है, प्लूरल है। लास्ट रूल, when two nouns have been mentioned in a sentence, this is a substitute for the latter and that for the former। ठीक है, अगर दो नाउन सेंटेंस में यूज हो रहा है तो दिस किसके लिए होगा, बाद वाले के लिए होगा, और दैट किसके लिए होगा, पहले वाले के लिए होगा। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, हम लोग अगर 1 2 होगा तो उसके साथ क्या होगा, 2 1 होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, 1
टू और उसके बाद टू वन, जैसे बोथ हेल्थ एंड वेल्थ आर नेसेसरी, दोनों जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है, वेल्थ भी जरूरी है। तो हेल्थ एंड वेल्थ आर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे हेल्थ क्या है, वन है, वेल्थ क्या है, टू है। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में कॉमा के बाद पहले हम लोग किसके बारे में बोल रहे हैं, टू के बारे में। तो दिस वेल्थ गिव्स अस अपॉर्चुनिटी, वेल्थ होने से हम लोग को सुविधा मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलता है। एंड दैट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, तो बाद में क्या आ जाएगा, दैट आएगा। और दैट किसके बारे में बोल रहा है, हेल्थ के बारे में बोल रहा है। तो वन टू, वन हो गया हेल्थ और वेल्थ हो गया टू, लेकिन कॉमा के बाद जब यूज हो रहा है तो पहले टू यूज हो रहा है और फिर वन यूज हो रहा है। यहाँ पे और एक चीज गलत कैसे देगा, बोथ हेल्थ एंड वेल्थ आर नेसेसरी, दिस दे देगा लेकिन गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, पहले एनर्जी टू वर्क दे देगा तो गलत है। और क्या है, पहले गिव्स अस अपॉर्चुनिटी देगा लेकिन वहां पे दिस के जगह पे दैट दे दिया तो वो भी गलत है। तो दोनों तरफ से ख्याल रखना है कि पहले हम लोगों को किसके बारे में बोलेगा, वेल्थ के बारे में, सेकंड वाले के बारे में, और सेकंड वाले के साथ क्या होगा, दिस यूज होगा, और उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट वाला टॉपिक के बारे में बोलेगा और उसमें क्या होगा, दैट यूज होगा। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में बोथ काउ एंड कैमल आर यूजफुल एनिमल, बोथ, काउ भी हम लोगों का यूजफुल एनिमल है, कैमल भी यूजफुल एनिमल है। इसमें क्या हो जाएगा, दिस मतलब किसके बारे में बोल रहा है, कैमल के बारे में बोल रहा है। कैमल कैरी लोड फॉर अस एंड दैट बाद में क्या है, दैट आया, काउ गिव्स अस मिल्क, काउ क्या देता है, हम लोग को मिल्क देता है। तो इसमें क्या है, दोनों यूजफुल है, लेकिन पहले अगर काउ के बारे में बोला जाएगा तो गलत है, और पहले काउ के बारे में नहीं बोल करके लेकिन दैट लगाया जाएगा तो भी गलत है। तो इस तरह से ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस बार बार एग्जाम में आता है, लेकिन क्या है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के तरह से ये सेंटेंस आता है। तो इसमें ख्याल रखना है कि पहले किसके बारे में बोला गया है, तो जिसके बारे में पहले बोला गया है वो बाद में होगा, और जिसके बारे में बाद में बोला गया है वो पहले हो जाएगा। इसीलिए वन टू और टू वन के रूल से हम लोग याद रखेंगे तो हम लोगों को याद रखने में सुविधा होगा। इसके साथ ही प्रोनाउन का जो टोटल रूल्स था वो ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोनाउन का फिल इन द ब्लैंक्स और प्रोनाउन का एरर करेक्शन उसके बारे में डिस्कस करेंगे।